हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बजट की बात कर रहे थे जिसमें प्राप्तियां क्या कौन कौन सी होती हैं और व्यय कौन कौन से होते हैं उसको काफी डिटेल में देख चुके हैं। बजट से ही संबंधित कुछ बिंदु हैं छोटे छोटे जो हमारी किताब में अलग अलग बिखरे हुए से थे, उनको हम लोग एक साथ इस वीडियो में देख लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ बढ़ेगी ही, तो इसलिए देख लेते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। तो क्या क्या इसमें बात है, वही हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इसमें बात कर रहे थे हम लोग। तो बजट क्या होता है? सिर्फ लेखा जोखा बोला जाए सरकार के व्यय का और सरकार की प्राप्तियों का, उतना नहीं है। एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रतिबिंब होता है और अर्थव्यवस्था को डायरेक्शन देने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। तो ऐसे बोला जाता है कि बजट प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण मात्र नहीं है। यहाँ पे मात्रा नहीं होगा, मात्र होगा, विवरण मात्र नहीं है। ये बात भी आ गई। दूसरी क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने के कारण बजट राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। होता क्या था, पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उनको लागू करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो हर बजट में कुछ कुछ प्राथमिकताओं के लिए पैसे दिए जाते थे और इस वजह से किस तरह का विकास होना चाहिए, उसको दिशा किस तरह से दी जानी चाहिए, उस तरह की हमें एक छवि दिखाई पड़ती है बजट में, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और देखिए बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है। देश की अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में हमें आइडिया लग जाता है अगर हम बजट को देखते हैं, और साथ ही इससे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित भी होता है। तो जैसा बजट बनाएंगे उससे आगे की अर्थव्यवस्था कैसी होगी ये भी निर्धारित हो रहा होता है। दोनों ही चीजें हो रही होती है। इसकी बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। देखिए होता क्या है कि हमारे देश में सरकारें बनना स्टार्ट हुई थी आजादी के समय से ही, लेकिन 1980 के बाद का जो दशक था, खासतौर से 1990 का दशक अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी गठबंधन सरकारें आना स्टार्ट हो चुकी थी। और 1980 के बाद ही स्टार्ट हुआ था एक तरह से, लेकिन 1990 में काफी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता रही। कांग्रेस पहले बहुत बड़ा दल हुआ करती थी, फिर कांग्रेस के बाद बहुत सारे दल पनपना स्टार्ट कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि बहुत कम दिन के लिए कोई प्रधानमंत्री बन रहा था, और ऐसे में एक तरह का राजनीति के साथ साथ जो आर्थिक अनुशासन था उसमें कमी आना स्टार्ट हो गई। मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास जितने पैसे आ रहे हैं उसकी तुलना में काफी ज्यादा लोगों ने खर्च करना स्टार्ट किया, जिससे कि ज्यादा लोक लुभावन, हम लोगों का एक शब्द बोला जाता है कि लोगों को खुश करने वाली नीतियां। तो कैसे लोक लुभावन नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लागू किया जाए, ये लोगों की प्राथमिकता होने लगी। किसकी? जो लोग राजनीतिक पदों पर बैठे हुए थे, ठीक है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ऐसा काम करने लगे। तो इससे क्या होने लगा, देश में जो वित्तीय अनुशासन था वो गड़बड़ाने लगा। इसी में एक फुल टाइम गवर्नमेंट आती है 1998-99 के बाद से। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये देखा कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा चीजें गड़बड़ चल रही थी, इसलिए एक बिल लाने की कोशिश की गई और वो पास भी हो गया। और वो बिल था FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या था कि आपका वित्तीय उत्तरदायित्व है, भले ही आप साल भर के लिए प्रधानमंत्री बने या 2 साल के लिए बने या 13 दिन के लिए बने। वो एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, फिर 13 महीने के लिए लगभग बने थे। तो आप वित्तीय उत्तरदायित्व को ना भूलें। आपकी जिम्मेदारी जैसे घर चलाने में होता है ना कि आज आप बहुत ज्यादा खर्च कर दो, फिर आपको कल कर्ज चुकाना पड़ेगा। सरकारों के केस में क्या होता है, आज मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, अगली सरकार पैसे ठीक से खर्च नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा लिए गए कर्ज को अगली सरकार को चुकाना पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ ना हो, हर इंसान एक अनुशासन बना करके चले, इसीलिए एक कानून पास किया गया। और जब कानून बन गया वो, तो उसके तहत क्या किया गया कि बजट के साथ ही 3 नीतिगत विवरणों को भी रखना पड़ता था। 3 ऐसे दस्तावेज थे जिनको बजट के साथ ही रखना अनिवार्य हो गया, ठीक है, उनको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। ठीक, कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला आपका होता है मध्यावधि मतलब मीडियम टर्म के लिए राजकोषीय नीति विवरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक, अच्छा, दूसरा है राजकोषीय नीति संबंधी विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी की बात इसमें की जाती है। किसकी बात की जाती है? स्ट्रैटेजी, ठीक है। अच्छा, और तीसरा आपका क्या है? समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण। ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात करता है, सबसे ज्यादा दीर्घकाल की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, किसमें क्या क्या बातें की जाती है उसको देख लेंगे। कभी प्रश्न आ जाए, कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है कि बजट के साथ ही ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पेश किए जाते हैं, जिससे कि क्यों किए जाते हैं? जिससे कि
जो भी हमारा कानून था उस कानून के तहत ही बजट बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा, बजट में उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है जिससे कि वित्तीय अनुशासन बना रहे, इसलिए किया जाता है। और इसमें हर एक में क्या क्या चीजें होती है थोड़ा बहुत हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। तो जो हमारा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण होता है ना, इसमें क्या क्या होता है, बाजार कीमतों पर जीडीपी। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी जीडीपी को मार्केट प्राइस पर लिखा करते हैं तो सिर्फ जीडीपी भी लिख देते हैं। सेकंड चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो याद होगा। अब जीडीपी एमपी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीडीपी इन जनरली जब बोला जा रहा होता है तो हम लोग मार्केट प्राइस पर ही बात कर रहे होते हैं, बेसिक प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट, है ना, आधारिक कीमतें या फिर बेसिक प्राइस हो गया आधारिक कीमतें, फैक्टर कॉस्ट हो गया कारक लागत। तो उस पर भी हम लोग जीडीपी को निकाला करते हैं, लेकिन जब सिर्फ जीडीपी बोला जाता है तो उसका मतलब ही होता है बाजार कीमतों पर। इसलिए बाजार कीमतों पर जीडीपी बोला जाए या सिर्फ जीडीपी बोला जाए तब भी काम चल जाएगा। तो इससे संबंधित 4 स्पेसिफिक हम लोग फाइनेंशियल या फिस्कल मेजर्स होते हैं, कुछ फिस्कल इंडिकेटर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। और उनमें क्या होता है, इनसे संबंधित 3 साल का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि अगले 3 सालों में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। पहला आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट की बात। अब आप सोचिए, बजट बनाया जा रहा है जहां पर पहले से ही बात की जा रही है और आपको अगले 3 साल की बात भी बतानी है, तो बनाने वाली सरकार थोड़ा तो भले ही नैतिक रूप से या चुनावी प्रेशर की वजह से भले ही वो ज्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट बना करके आगे 3 साल की बात करनी है, इसलिए राजस्व घाटे वाली जो बात है ना, उसमें क्या हो जाता है, उनको कुछ बताना पड़ेगा और तर्कों के रूप में बताना पड़ेगा कि हाँ हम इसको कैसे कम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्व घाटे को खत्म करके राजस्व सरप्लस इसको बोलते हैं, आधिक की, उसको बनाने की आवश्यकता है। और एक्ट में भी इस तरह की संभावनाओं पर विचार किया गया कि हमें ये करना स्टार्ट करना चाहिए जितनी जल्दी जल्दी संभव हो पाए। तो ऐसा ही एक पैरामीटर स्पेसिफिकली उसकी बात की जाती है, वो आ जाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। दूसरा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं ये सारी चीजें क्या होती है, इसकी बात हम लोग करेंगे। आपको समझ में क्या आ रहा है, बजट के साथ ही एक और कानून था, कौन सा था, FRBMA, इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी का नाम इसका भूल जाता हूं इसलिए देख ले रहा हूं, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। वैसे याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, फिस्कल मतलब वित्तीय, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट।